हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको हमारी लास्ट वाली वीडियोस अच्छे से समझ आई हैं, जो कि हमने डिफरेंस के ऊपर बनाई थी। डिफरेंस हमारा ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी का और ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आई हैं। हमारा ऑडिटिंग का सिलेबस हमने स्टार्ट किया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। और आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या लिख रखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज़ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन of financial statement, to give the opinion about the financial statement। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स में ऑडिट में क्या होता है, इसमें एक ना हमने हमारा ओपिनियन शो करना होता है। ठीक है, ओपिनियन अपना शो करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। जो ऑडिटर है, मेन ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसने अपना ओपिनियन ही देना होता है ना कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के उसके ऊपर। तो ये बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग का, ऑडिटर का, दोनों का ही आप लगा सकते हो, चाहे ऑडिटिंग या ऑडिटर दोनों बोलो। ठीक है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। टू गिव द ओपिनियन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना। ठीक है, द ऑडिटर एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खुद से। हिमसेल्फ लिख रखा है, देखो स्टेटमेंट हिमसेल्फ अबाउट द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। सारा ट्रूथ वगैरह जो भी है उसका सभी एक एक जर्नल एंट्री जो उन्होंने डाल रखी होती है उसकी सारी चेकिंग वगैरह करवाता है कि जो इन्होंने एंट्री डाल रखी है ये सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, इसके दो कैटेगरीज हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का तो ये ना मैंने एक जस्ट डायग्राम के तरह शो किया है। अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको इजीली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में सिंपल यही चीज़ें लिखनी है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं, यही पॉइंट्स आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में लिखने हैं। तो आप सीधा इसी को देख लो, डायग्राम अगर आपको आता है तो आप आगे कर सकते हो। ठीक है, पहले हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी में क्या होता है, जो उन्होंने करने ही करने हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो उनके है ही है। पहले प्राइमरी, आप प्राइमरी को प्राइमरी भी बोल सकते हो, प्राइमरी को मेन ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हो कि ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ये इनको करने ही है। ठीक है, जैसे एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, पहले सिस्टम की सारी इंटरनल चेकिंग होएगी। देन चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स की बुक है उनकी एक्यूरेसी चेक करनी सारी अर्थमेटिकल वे से, कोई कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक तो नहीं है। देन उसको वेरीफाई करना। थर्ड पॉइंट में है वेरीफाइंग दी ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, सब कुछ चेक, उसकी ऑथेंटिसिटी या वैलिडिटी जो ट्रांजेक्शन उन्होंने की है वो चेक करनी कि जिस ईयर में वो ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं वो एक्चुअल में उसी ईयर की है या लास्ट ईयर की ट्रांजेक्शन शो करी जा रहे हैं हमें। देन नेक्स्ट है चेक दी प्रॉपर डिस्टिंक्शन ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल की प्रॉपर डिस्टिंक्शन है या रेवेन्यू है, ट्रांजैक्शंस जो हमें शो कर रखी हैं क्या वो सही शो कर रखी हैं, वो भी सारा कुछ चेक करना। देन कंफर्म एग्जिस्टिंग द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, जो भी हमें एसेट या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू शो कर रखी हैं उसको भी कंफर्म करना कि उनकी एग्जिस्टेंस है एक्चुअल में। जो भी बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी साइड अमाउंट शो कर रखा है उनको चेक करना कि एक्चुअली में वो लाइबिलिटीज़ जो इन्होंने बताई हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करती हैं या ऐसे ही बता रखी हैं, और एसेट्स भी देखने जो बता रहे हैं वो एक्चुअल में इनके पास हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव बताए मैंने, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव में क्या है, डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, एरर्स को फाइंड आउट करना पहले में। ठीक है, देन सेकंड है अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसकी जगह आप दूसरा भी कर सकते हो, डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, अंडर और ओवर वैल्यू को छोड़ दो, इसकी जगह आप ये वाला कर सकते हो, डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। एरर की जगह एक आएगा फ्रॉड। अभी हम आगे रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा है वो। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट आर नोन एज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है। दे आर एज फॉलो, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वही जो हमने पीछे डायग्राम में पॉइंट्स पढ़े हैं वही पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। दैट्स वाई मैं आपको पीछे भी बोल रही थी डायग्राम वाले पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो आपको ये भी आता है। ठीक है, एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, पहले इंटरनली उसको चेक करना। देन उसको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेक करनी, वेरीफाई करनी, पोस्टिंग जो लेजर पोस्टिंग वगैरह की गई है वो वेरीफाई करना कि सही की गई है, बैलेंसिंग वगैरह चेक करनी। ठीक है, देन नेक्स्ट है वेरीफाइंग दी ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, की वो ट्रांजेक्शंस एक्चुअल में वैलिड भी हैं, मतलब अवेलेबल भी हैं कि ऐसे ही डाल रखी हैं। देन चेकिंग दी प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसकी प्रॉपर चेकिंग करना कि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर जो इन्होंने शो कर रखा है कि इनको इतनी इनकम हुई, इतना इनके एक्सपेंसिस वगैरह सही है।
देन कंफर्म करना कि जो एसेट और लाइबिलिटीज शो की हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इन सबको वेरीफाई करने के बाद वेरीफाइंग वेदर ऑल दी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड और नॉट। देखो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पहले तो कौन सी होती हैं, देखो ब्रैकेट में लिख रखा है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, जो इसकी बुक्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेनेंस करना, ठीक है। तो वेरीफाई उनको करना, वेरीफाई वेदर ऑल दी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो उनकी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स हैं या उनके रिकॉर्ड्स हैं उनको सबको वेरीफाई करना, ठीक है। अगर तो वो फुलफिल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस पर क्या, उसके लिए लास्ट में ना हमें कुछ बताया होगा डिटेंशन, इसके लिए कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, फ्रॉड को पकड़ कैसे सकते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी कि फ्रॉड को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है अगर इसमें कुछ एरर वगैरह आता है तो, ठीक है। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसी के चलते हैं। Then proving true and fairness of operating result presented by income statement and financial position presented by the balance sheet। देखो क्या लिख रखा है, proving true, उसको ट्रू प्रूव करना, और फेयरनेस ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट, जो भी ऑपरेटिंग रिजल्ट है, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय, जो भी इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन जो भी बता रही है बैलेंस शीट, क्या वो ट्रू है जो हमें कंपनी ने बताई, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैं दोबारा दिखा रही हूँ, ऑडिटिंग कोई भी ऑडिटर कर रहा है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी हमने पढ़ा सारा कि उसने क्या क्या करना है उसमें, ठीक है। सब कुछ अच्छी तरह से उसने चेक करना है, और जो उन्होंने रिपोर्ट कंपनी ने हमें दिखाई है उसको हमने प्रूव करना है कि वो सही है या गलत है, और अगर गलत है उसके लिए भी हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, और अगर सही है तो उसका भी एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। देन आते हैं हमारे सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटिंग के, अब चलते हैं इनकी तरफ। दे आर सच ऑब्जेक्टिव्स दैट आर सेट अप टू हेल्प इन अटेनिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि सेटअप टू हेल्प इन अटेनिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो कि हेल्प करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, ठीक है। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स कौन सी हैं, ये हेल्प करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में। दे आर एज फॉलो, आगे देखते हैं कौन से ऑब्जेक्टिव्स है इसके। देखिए जैसे पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ठीक है। डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड से मतलब फ्रॉड कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फ्रॉड्स होते हैं। फ्रॉड आर दूस मिस्टेक्स दैट आर कमिटेड नोइंगली, जानबूझकर जो किए जाते हैं फ्रॉड्स वो होते हैं डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, मतलब इसको जानबूझकर कमिट करते हैं, ठीक है। जो मतलब सोच समझकर फ्रॉड कमिट करते हैं, 4-5 जने मिलकर एक प्लानिंग वगैरह करते हैं और उसको कमिट करते हैं, ठीक है। फ्रॉड रेफर्स टू इंटरनेशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल जो इनकी इंफॉर्मेशन होती है उसमें मिसरिप्रेजेंट की होती हैं एंट्रीज को, जो उनकी अमाउंट की एंट्रीज हैं या कुछ उनको परचेज किया है या कुछ उन्होंने सेल किया, उसकी मिसरिप्रेजेंटेशन की होती है जानबूझकर, ठीक है। बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमंग मैनेजमेंट एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी, ये कौन कौन कर सकता है, खुद मैनेजमेंट, ठीक है, इंडिविजुअल अमंग मैनेजमेंट और वन और थर्ड पार्टी और इनका एम्प्लॉय, कोई भी कर सकता है ये फ्रॉड कमिट, ठीक है। मैनेजमेंट कमिट्स फ्रॉड टू डिसीव टैक्स, मैनेजमेंट इस फ्रॉड को क्यों कमिट करेगी, क्योंकि वो टैक्स से बचना चाहेगी, कि अगर ऑब्वियस है ऐसे फ्रॉड कि जानबूझ के कई होती है ना, करते हैं कि वो अपनी अमाउंट्स कम शो कर देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट कम शो हो, अगर उनका प्रॉफिट कम शो होएगा तो ऑब्वियस उनको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है टू गेट मोर कमीशन, उनको कईयों को होता है, कई मैनेजर्स को ना जितना ज़्यादा प्रॉफिट शो करेंगे वो उतनी ज़्यादा उनको कमीशन मिलती है, ठीक है। तो फ्रॉड इसमें भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट शो कर देंगे तो उनको कमीशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद तो सेल अ शेयर इन दी मार्केट, ताकि उनके शेयर्स सेल हो सके मार्केट में, और मेंटेन दी मार्केट प्राइस ऑफ दी शेयर्स, और जो शेयर्स का मार्केट में प्राइस है उसको मेंटेन करने के लिए भी मतलब ये जो भी कर रहे हैं जानबूझ के इसमें कर रहे हैं, फ्रॉड होता है जानबूझ के करना, ठीक है। ये इंटेंशनली जो करते हैं ना वो चीज़ें बता रखी हैं। देन नेक्स्ट है, देखो लिख रखा है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज द मेन जॉब ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की मेन जॉब क्या है इसमें, कि उसको डिटेक्ट करना, पकड़ना, जो भी इन्होंने फ्रॉड किया है, जो भी इन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया है, उस एंट्री को ढूंढना कि इन्होंने कहाँ पे ऐसी घुमाई है गेम कि हमें वो एंट्री मिल नहीं रही। ऑब्वियस है कोई मिस्टेक की होगी, वो आसानी से नहीं पकड़ी जाती है। हमारी भी जब हम कैलकुलेशंस वगैरह सब में करते हैं एक छोटी सी मिस्टेक होती है, बट वो सब में पकड़ी नहीं जाती है। सो दैट्स वाई वही बता रखा है, इसको पकड़ना एक ऑडिटर के लिए एक मेन जॉब है, इसी फ्रॉड को फाइंड आउट करना, ठीक है। सच फ्रॉड्स आ रहे हैं फॉलो, कुछ फ्रॉड्स बताए गए हैं कौन कौन से हो सकते हैं। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कैश गलत शो कर देना, गुड्स गलत शो कर देना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, कि उनके पास इतने गुड्स अवेलेबल हैं, गलत शो कर देना कि इतने तो है ही नहीं। देन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, अकाउंट्स में एंट्रीज को गायब कर देना, जैसे कोई एंट्री कुछ एंट्रीज ज़्यादा डाल देना या कुछ एंट्रीज को गायब कर देना। देखो इसको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, रीड करते हैं।
मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कैसे है देखो, शोइंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू डमी वर्कर्स, ठीक है। कैश की मिस एप्रोप्रिएशन कैसे कर रहे हैं, उनके कंपनी में कुछ वर्कर्स, जैसे 10 वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, बट वो जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, कोई अकाउंट बना रहे हैं, उसमें वेजेस क्या शो कर रहे हैं कि वो 20 वर्कर्स को पे कर रहे हैं, तो 10 डमी वर्कर्स हो गए। तो ये चीज़ है कि मिस एप्रोप्रिएशन कैश में कर रहे हैं, वो कैश ज़्यादा शो कर रहे हैं कि इनका खर्चा ज़्यादा हुआ है, ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा इससे। वेजेस टू साइड आती है ना, जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो वेजेस टू साइड आती है, तो वही बता रखा है, शोइंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू डमी वर्कर्स इन दी वेज शीट देयर आर मिस एप्रोप्रिएशन कैश इन्वॉल्व, इसमें ऑब्वियस है कैश मिस एप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व है। देन नेक्स्ट है द क्रेडिट सेल में नॉट बी रिकॉर्डेड एंड मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर पॉकेटेड, जो क्रेडिट सेल, उधार की कोई सेल कर देते हैं, उधार पे कोई जैसे कस्टमर आया सामान खरीदने, उसने बोला अभी मेरे को सामान खरीदना है, मैं पैसे बाद में दे दूंगा, तो वो क्रेडिट सेल होगी, उधार की सेल होगी, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, और जब बाद में मनी रिसीव हुई कस्टमर से, उसको अपनी पॉकेट में डाल लिया, ये भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होगी। कैश में मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं हम, उसकी एंट्री नहीं शो कर रहे, तो दैट मीन्स ये एक तरह से फ्रॉड है, हम जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेरियस receipts like bad debts recover, sale of scrap और rejected stocks may be concealed, जैसे कुछ वेरियस उनकी रिसीट्स होती हैं, जैसे कोई उनके बैड डेट्स है, जो इतनी कैश ना उनकी एक फंसी हुई थी अमाउंट, मतलब कितने दिनों से क्रेडिटर उसको पे ही नहीं कर रहा था, जो उसने अमाउंट हमसे उधार पे लिया हुआ था, क्रेडिट पे सामान खरीदा हुआ था, वो हमें वापस ही नहीं अमाउंट वो कर रहा था, ठीक है, वो उसकी रिकवरी होगी, फिर भी हमने उसकी एंट्री शो नहीं की, देखो लिख रखे ना बैड डेट रिकवर हो गए, बट हमने उसकी एंट्री शो नहीं की, हमने कुछ हमारे पास स्क्रैप पड़ी थी, स्क्रैप समझते हो ना, जो स्क्रैप आप समझ लो, जैसे गैराज है हमारे पास, तो उसमें कार्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, जो वो स्क्रैप होती है हमारी, तो सेल ऑफ स्क्रैप अगर हमने सेल कर दी, उसकी एंट्री भी हमने शो नहीं की। कुछ रिजेक्टेड स्टॉक था, वो हमने वापस कर दिया, उसका अमाउंट हमें वापस आया ना, वो भी हमने शो नहीं किया। तो बोल रहे हैं कि मिस एप्रोप्रिएशन तो कैश में ही हो रही है ना, अगर हम कैश की जर्नल एंट्री शो नहीं कर रहे, हमें हम कैश जब स्पेंड कर रहे हैं किसी चीज़ पे, वो हम शो करी जा रहे हैं, जब हमारे पास कैश आ रहा है वो हम शो ही नहीं करें, तो ऑब्वियस है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होएगी। देन नेक्स्ट देखो, सर्टेन फॉल्स पेमेंट, कुछ फॉल्स पेमेंट भी शो कर देते हैं, फॉल्स पेमेंट में बी शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक और एक्सेस अमाउंट ऑफ पेमेंट में बी शो, ठीक है ना, क्रेडिट साइड पे कुछ एक एंट्री शो कर देते हैं, फॉल्स पेमेंट शो कर देते हैं कि हमने इतने अमाउंट की पेमेंट की है। ऑब्वियस है अगर वो क्रेडिट साइड शो करेंगे तो उसका इफेक्ट डेबिट साइड आएगा, डेबिट साइड उनका अमाउंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कोई इफेक्ट आएगा ना उनका डेबिट साइड। उन्होंने क्रेडिट साइड अपनी पेमेंट शो कर दी, ठीक है, उन्होंने क्रेडिट साइड अपना अमाउंट बढ़ा दिया, उतना ही उनका इधर इफेक्ट पड़ता जाएगा। तो वो चीज़ कह रहे हैं कि कैश में मिस एप्रोप्रिएशन कैसे हो सकती है, कुछ एग्जांपल्स थी, आई होप आपको समझ आई है। देन नेक्स्ट है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स में कैसे मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉड करते हैं गुड्स में, गुड्स की कैसे इधर उधर करते हैं सामान को। देखो, इट इज़ नॉट ईजी टू डिटेक्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स को डिटेक्ट करना इजी काम नहीं है अगर गुड्स की हेरा फेरी हो रही है, ठीक है। जैसे शॉप है, उसमें कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप करियाने की दुकान लगा लो, उसमें कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, और वो वर्कर्स, करियाने की दुकान में कितना सारा सामान होता है और हिसाब बहुत कम शॉप्स में होता है कि इतना सामान यहाँ पे अवेलेबल है, इतना यहाँ पे अवेलेबल है, तो वर्कर्स उसमें से कुछ गुड्स को गायब कर रहे हैं, तो ये ईजी नहीं है इसको डिटेक्ट कर पाना, उनके सामान की सेल हो रही है, उनके पास कुछ प्रॉफिट भी नहीं बच रहा है, तो ये चीज़ें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। देखो अब इसमें क्या है, ओनली द एफिशिएंट सिस्टम रिकॉर्ड कीपिंग, अगर जहाँ पे एफिशिएंट सिस्टम होएगा इनका रिकॉर्ड करने का, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग, पीरियोडिकल चेकिंग, हर पीरियड के बाद मतलब मंथ के बाद चेकिंग होती रहेगी, इंटरनल चेक होता रहेगा, एडिक्वेट सिक्योरिटी होएगी, अरेंजमेंट्स होएंगी, तभी ये हेल्पफुल है। अवॉइड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, तभी हम अवॉइड कर सकते हैं ऐसे गुड्स की जो फ्रॉड होता है, गुड्स को गायब करते हैं जो, ठीक है, तभी इसको अवॉइड किया जा सकता है अगर हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट है शॉप में, ठीक है। वेयर सच सिस्टम आर एफिशिएंट एंड गुड टू और मोर पर्सनस मस्ट हैव कमिटेड सच फ्रॉड्स, जहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वहाँ दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर ऐसा फ्रॉड कभी भी कमिट कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी कर सकता है यार। जैसे अब शॉपकीपर है, कोई सामान खरीदने आया शॉप पे, अकेला वर्कर है, ठीक है, उसके साथ सामने 4-5 कस्टमर आ गए, तो ऑब्वियस है वो भोंदल जाएगा और सारा सामान खराब कर देगा, कोई ना कोई चीज़ मतलब कस्टमर उठा के लेके ही जाएगा, तो वही चीज़ बता रखी है। तो ये 2-3 बंदे मिलके ये फ्रॉड कमिट करते हैं, देयर बाय इट बिकम मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि इसको डिटेक्ट कैसे करें, मतलब फाइंड आउट कैसे करें कि कहाँ गया मटीरियल, बाय थ्रू चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स and physical verification of stock as well as purchase and sales
केयरफुली। तो इसको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, हमारी जो चेकिंग है रिकॉर्ड्स की, जो कि हमने कितने चीज़ें परचेज़ की, कितनी सेल की, इसकी चीज़ की ना हर कोई अपना हिसाब रखता है कि इतने का मटेरियल मैंने परचेज़ किया था, इतने का सेल किया था। आप चाहे अपने पेरेंट्स हो के पूछ लेना, जो अगर उनके पास अपनी शॉप पे काम करते हैं, मतलब खुद की शॉप है, तो वो भी करते होंगे कि इतने का मटेरियल हम परचेज़ करके लाए हैं और उसमें से इतना सेल कर दिया। डेली अपनी सेल चेक करते हैं ना कई लोग, तो वो चीज़ बता रखी है। अगर ये सिस्टम करें तो हम केयरफुली चेक करें तो शायद हमें पता चल जाए, वैसे चांसेस बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के साथ कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब फ्रॉड कमिट करते हैं अकाउंट्स के साथ। देखो, दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज कमिटेड बाय अपर लेवल मैनेजमेंट। ये फ्रॉड कैसे कौन कमिट कर सकता है, अपर लेवल की जो मैनेजमेंट है वही छेड़छाड़ कर सकती है अकाउंट्स के साथ। वर्कर्स को तो अलाउ ही नहीं होता, अकाउंट्स के पासवर्ड्स वगैरह ही नहीं पता होते, तो ये अपर लेवल का ही काम होता है। ठीक है, विद द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, इनके बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे लिख रखा है टू मिसलीड सर्टन पार्टीज, जैसे कुछ पार्टीज को गलत बताना। जैसे होता है ना, कई लोग अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बाद में फैक्ट्री में आग लगा देते हैं इंश्योरेंस कवर करने के लिए। वही चीज़ बता रखा है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में ऐसी मैनिपुलेशन करनी, कुछ अपनी पार्टीज को, ठीक है, कुछ पार्टीज को मिसलीड करना आउटसाइड दी बिजनेस को। कुछ लोग है जो आउटसाइड बिजनेस को उनको मिसलीड करना कि हमारे जैसे हमने किसी से उधार ले रखा था, अपने अकाउंट्स में हमने छेड़छाड़ कर दी और बोल दिया कि हमारे अकाउंट्स में पैसे चोरी हो गए। अब हमें उनके ऑब्वियस है पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे जब हमारी खुद की कैश चोरी हो चुकी है। तो वही चीज़ बता रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। क्या लिख रखा है, वेन एवर सच फ्रॉड इज कमिटेड इट यूजुअली इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट एंड इज इंटरनेशनल। ठीक है, जब भी ऐसा कोई फ्रॉड कमिट होता है तो इसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियस है यार, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई फ्रॉड करने जा रही है तो हाई लेवल का ही करेगी, स्मॉल तुच्चे काम तो वो वर्कर्स भी कर सकते हैं। अब उनके पास देखिए आगे क्या लिख रखा है, दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज यूजुअली कमिटेड बाय मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। ये फ्रॉड कौन कौन कमिट कर सकता है, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। मेनली टू टाइप ऑफ मोटिव्स आर बिहाइंड सच मैनिपुलेशन। ऐसी मैनिपुलेशन के पीछे उनके सिर्फ दो मोटिव्स होने के चांसेस है। देखो क्या क्या, लोइंग शो प्रॉफिट देन एक्चुअल वन, जैसे कि उनका प्रॉफिट जितना हुआ है उसको उससे कम शो करना। जैसे कि आपको नॉर्मल पता ही है, प्रॉफिट लोग कम शो करते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा शो करते हैं कि उनके एक्सपेंसेस हुए हैं, तो ताकि उनका प्रॉफिट कम से कम शो हो, जैसे वेजेस वाला हमने अभी पॉइंट किया था। ठीक है, एक होता है उनका मोटिव ये कि लो प्रॉफिट शो करना, एक होता है शोइंग मोर प्रॉफिट देन व्हेन एक्चुअली दे आर। एक होता है कि प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा शो करना है। इसमें क्या केस है, इसमें ये केस है, देखो जैसे मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, एक कईयों में होता है मैनेजमेंट को कम प्रॉफिट पे बेनिफिट होता है, कईयों पे होता है अगर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को ना कमीशन मिलती है जितना अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा शो करेंगे। ठीक है, तो अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा शो करेंगे तो ऑब्वियस है उनको कमीशन भी ज़्यादा मिलेगी। तो अपने बेनिफिट के लिए वो फ्रॉड करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा शो कर देते हैं ताकि उनको कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, सेकंड पॉइंट आई होप आपको क्लियर है। देन हमने स्टार्टिंग में जो पॉइंट पढ़ा था सब्सिडरी वाला, उसके अंदर हमने दो पॉइंट्स देखे थे, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, एंड देन मैंने बोला था आप दूसरा क्या कर लो, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। तो अब हम करेंगे एरर्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। अब इसको रीड करते हैं। एरर्स कौन से होते हैं, एरर्स आर those mistaken that are committed due to carelessness or negligence or lack of knowledge or without having vested interest। एरर्स कैसे होते हैं, जानबूझ के नहीं किए जाते, ये गलती से हो जाते हैं। ठीक है, एरर्स कोई भी जानबूझ के नहीं करता, ये या तो हमारी लापरवाही का नतीजा है, या हमें उस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं थी तो गलती हो गई, या विदाउट हैविंग, अगर हम कोई काम कर रहे हैं बट उस काम को करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट, विदाउट हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम कर रहे हैं तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख रखा है, सो दे आर टू बी चेक्ड केयरफुली। तो हमें इसको चेक अच्छे से केयरफुली चेक करना पड़ेगा। एरर्स आर ऑफ वेरियस टाइप, सम ऑफ देम आर, जैसे कि नीचे एरर्स बता रखे हैं, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, देन नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। ये सभी एरर्स नाम से जितने सिंपल दिख रहे हैं उतनी इनकी इजी एक्सप्लेनेशन है, बस आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो आपको 1 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा, आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं क्या लिख रखा है।
एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या लिख रखा है देखो, व्हेन प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आर नॉट फॉलो, जब जो हमने बुक कीपिंग या अकाउंट्स जैसे जर्नल एंट्रीज हम करते हैं उसका एक वे होता है ना कि जर्नल एंट्री ऐसे ही डलनी है, ठीक है। अगर हम हमारा एक तरह से वो प्रिंसिपल सेट हुआ है कि हमने जर्नल एंट्री को ऐसे ही डालना है, ठीक है, तो उसमें अगर हम कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, देखो व्हेन प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आर नॉट फॉलो, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, जैसे एंट्रीज का डलने का वे है उसको वैसे नहीं डाले, अपने ही चलाई जा रहे हैं, मैंने तो ऐसे ही डालनी है, तो ऑब्वियस है उसमें एरर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। वो देखो वही लिख रखा है, नॉट फॉलो इन दी ट्रीटमेंट एंड रिकॉर्डिंग इन आइटम्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, इट इज़ नोन एज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अगर हम अपनी मर्जी से ही करी जा रहे हैं ट्रांजेक्शन इधर उधर तो ऑब्वियस है एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज के जो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन, when a transaction is omitted fully or partially from the book of accounts, such type of error are known as error of omission, ठीक है। when जब हमारी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जानबूझ के किया है, मतलब जब हम कोई ट्रांजेक्शन को जानबूझ के फुल्ली और पार्शियली फ्रॉम बुक ऑफ अकाउंट से मतलब बुक ऑफ अकाउंट से पूरी तरह से उस एंट्री को गायब कर देते हैं जानबूझ के लिए, ठीक है, तो दैट सच टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। इस तरह के एरर को क्या बोलते हैं हम, एरर ऑफ ओमिशन। यूजुअली इट अराइजेज ड्यू टू मिस्टेक ऑफ क्लर्क, ये क्लर्क की मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है गलती, ठीक है। वेयर द ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक, जहाँ से जैसे कि हमारी ट्रांजेक्शन पूरी तरह से बुक से मिट चुकी है, ओमिटेड मतलब पूरी गायब, ऊपर भी ओमिटेड का मतलब यही है, एरर ऑफ ओमिशन गलती से मतलब एरर हो गया, ठीक है, जानबूझ के नहीं किया, गलती से क्लर्क की कोई मिस्टेक थी उसकी वजह से एरर आ गया, ठीक है, तो कोई गलती होगी एक वर्कर से। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, बट ये हमारी अगर गलती हो भी गई तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी एंड हैंस बिकम मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, बट इसको डिटेक्ट करना भी और डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर तो ये ट्रायल बैलेंस में पंगा डाल दिए तो हमें ऑब्वियस है पता चल जाएगा कि इतने अमाउंट का डिफरेंस है, बट ये इसमें है कि ये ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट शो ही नहीं हो रहा है इसका, तो ये हमारे लिए और भी डिफिकल्ट हो गया इसको फाइंड आउट करना। सच एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड ओनली बाय केयरफुल सिक्योरिटी, ऐसे एरर्स को सिर्फ तभी डिटेक्ट किया जा सकता है जब हम इसको पूरी केयरफुली ध्यान से पूरा ध्यान लगा के करें। कई बार तो होता है तब भी नहीं मिलते, गलती सामने होती है तब भी पता नहीं चलती, कई बार तो ऐसे केसेस हो जाते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ओमिशन ऑफ परचेज फ्रॉम परचेज डे बुक, मतलब एंट्री डालना भूल गए परचेज की, परचेज बुक्स में परचेज की डे बुक होती है, आई होप आपको पता है, सेल बुक भी होती है एक, तो परचेज की एक एंट्री थी हम उसको डालना भूल गए, एग्जाम्पल इसकी एक होगी। सेल की थी उसकी सेल की एंट्री डालना भूल गए, ये भी एक इसकी एग्जाम्पल होगी। ओमिटेड द एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्थ इन दी बुक्स, जो डेप्थ थी, ठीक है, जो डेप्थ आई थी हमें रिसीव हुआ था अमाउंट, वो भी हम डालना भूल गए, ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। मतलब ओमिशन मतलब एरर ऑफ ओमिशन मतलब गलती से भी आप भूल गए आप वो काम करना, तो वो एरर तो शो करेगा ही करेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एरर्स ऑफ कमीशन, ये मैंने आपको पहले भी समझाया कमीशन में क्या है थोड़ा सा, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन एंट्रीज मेड इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर आर इनकरेक्ट होली और पार्शली, सच एरर्स आर नोन एज कमीशन। जब कोई एंट्रीज हैं बुक में, ठीक है, उसकी ओरिजिनल एंट्री कुछ और है और लेजर में कुछ और एंट्री वो बोल रही है, ठीक है, होली और पार्शली में डिफरेंस आ गया, दैट एरर आज कॉल्ड एज कमीशन। यूजुअली दीज एरर अराइजेज ड्यू टू नेग्लिजेंस इन रिकॉर्डिंग ऑफ सम बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये एरर्स कैसे होते हैं, जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में गलती करते हैं। जैसे हमारी पहली एंट्री थी 100 की, ठीक है, हमारी पहली एंट्री लेजर में थी 100 की, जब हम उसको दूसरी तरफ चढ़ा रहे थे, ओरिजिनल एंट्री हमारी 100 की थी, जब हम उसकी लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे हमने उस वहाँ पे 1000 की पोस्टिंग कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक होगी, हमने 900 का अमाउंट एक्स्ट्रा ले लिया। ऐसे और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, तो मतलब ये हमारी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से होता है, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन भी हो गया। देन है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, देखो, व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, अगर कोई ट्रांजेक्शन को हम 2 बार रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, मैंने ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस एंड ऑल्सो पोस्टेड ट्वाइस इन दी लेजर, और लेजर में भी वो 2 बार चलेगी है,
सच एरर्स विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ऐसे एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार ही चलेगी है तो ऑब्वियस है डबल इफेक्ट हो गया तो वो खत्म हो जाएगा। बट समटाइम्स सप्लायर सेंड द इनवॉइस इन डुप्लीकेशन, कई बार क्या होता है सप्लायर डुप्लीकेशन, हमें बिल की डुप्लीकेशन सेंड कर देता है, ठीक है, और हमसे गलती से दोनों कॉपीज हैं, हमारे पास ओरिजिनल भी है, उसने डुप्लीकेट भी भेज दी, एंड बोथ दी कॉपीज ऑफ बिल आर रिकॉर्डेड सेपरेटली, दोनों ही कॉपीज रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो ये भी डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता इसको लोकेट कर पाना, ये इजीली लोकेटेड किया जा सकता है क्योंकि सेम सेम एंट्रीज हमें शो हो जाएंगी। देन लास्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स कौन से होते हैं, जैसे देखो व्हेन द एरर ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर, जैसे ना एक साइड डेबिट साइड मेरी एक एंट्री डली 150 की, ठीक है, वो मुझे दी थी प्रीति ने, ठीक है, जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, प्रीति से मेरे को अमाउंट एक्सपेंसेस हुए प्रीति के ऊपर 150 रुपये के, ठीक है, बाय साइड मेरे को इसकी एंट्री शो करनी थी ना, मतलब दूसरे लेजर पोस्टिंग में इसी की एंट्री शो करनी थी, बट वहाँ पे मेरे को जो हरीश से अमाउंट आया था मैंने वो शो कर दिया 150 का, हरीश का मैं इस साइड डालना भूल गई ओरिजिनल एंट्रीज में, और उधर मैंने हरीश का डाल दिया, तो ये अमाउंट तो दोनों का सेम था, मतलब कंपनसेटिंग, उन दोनों एंट्रीज ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, अमाउंट सेम हो गया, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो वही चीज़ बता रखी है कि जो जब एक एंट्री दूसरी एंट्री को कंपनसेट करे, मतलब सेम अमाउंट हो तो कुछ तो अमाउंट लेस होके आता ही है ना, तो वही चीज़ बता रही है कि कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये मेरा टॉपिक समझ आया जो मैंने अभी आपको समझाया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे से खुद बात कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करेंगे, वहीं पे सब स्टूडेंट्स वहीं पे अवेलेबल होते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होएगी तो सब रिप्लाई कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ग्रुप में एक बच्चा नहीं है तो दूसरा रिप्लाई नहीं करता, सब रिप्लाई करते हैं। अगर आपको आना चाहें तो मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।